बताइएगा। शुरू होगा। चलिए, तो हम लोग आए इतिहास की तरफ। आप सभी का स्वागत है आधुनिक इतिहास के इस क्लास में। इस समय आधुनिक इतिहास चल रहा है और आधुनिक इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन की जो शुरुआत है माना जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से। ये शुरू होता है 1885 से। और हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की परिस्थितियां देखी। उसके पूर्व के जो संगठन हैं उनको देखा गया। साथ में इंडियन एसोसिएशन और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल यूनियन की बातें हुई। और पहला जो सम्मेलन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885। यहाँ तक की बातें हो गई हैं। 1885 में यह कांग्रेस आयोजित हुआ, बम्बई में आयोजित हुआ, व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। और इसमें कुल 72 प्रतिनिधि भाग लिए। हालांकि उपस्थित होने वाले कुल सदस्य, कुल लोग तो 100 थे, लेकिन उसमें से जो गैर सरकारी थे जिन्हें प्रतिनिधि कहा गया वो 72 थे। इन लोगों को ह्यूम और उनके मित्रों ने आमंत्रित किया था इस कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस के लिए। लेकिन बाद के जो सम्मेलन हो रहे हैं उनमें प्रतिनिधि कैसे आएंगे, तो उसके लिए कांग्रेस का जो एक परंपरा डाली गई कि देश के जो विभिन्न संगठन हैं वो अपने प्रतिनिधि भेज सकते हैं। साथ ही जहाँ कोई संगठन नहीं है वहाँ जैसे वकील हैं या म्यूनिसिपैलिटी के लोग हैं, शिक्षक हैं, तो वो आपस में एक मीटिंग करके अपने में से किसी को प्रतिनिधि चुनकर और इस सम्मेलन हेतु भेज सकते हैं। तो यह परंपरा पड़ गई कि यानी चुनाव की परंपरा, इन सम्मेलनों के संदर्भ में चुनाव की परंपरा भी पड़ गई। वो परंपरा किस रूप में पड़ी? क्योंकि ये सम्मेलन जब बुलाए जा रहे हैं तो इस पहले सम्मेलन में तो ह्यूम ने विभिन्न लोगों को, विभिन्न बुद्धिजीवियों को, विभिन्न नेताओं को आमंत्रित किया था। लेकिन यहाँ क्या हुआ दूसरे सम्मेलन के लिए? दूसरे सम्मेलन में ये हुआ कि विभिन्न संगठन अपने प्रतिनिधि भेजें और जहाँ कोई संगठन नहीं है वहाँ वो लोग अपने में से किसी व्यक्ति को चुनकर प्रतिनिधि के रूप में भेज सकते हैं। तो वही प्रतिनिधि कहलाते हैं इस इंडियन नेशनल कांग्रेस के। पहला जो सम्मेलन हुआ उसमें आपने कई चीज़ें देखी कि उद्देश्य निर्धारित हुआ। इस कांग्रेस का उद्देश्य निर्धारित करने में क्या देखा गया? देखा यह गया कि विभिन्न जो राष्ट्रवादी नेता हैं, विभिन्न बुद्धिजीवी हैं, उन सबको एक मंच प्रदान किया जाए, अखिल भारतीय स्तर का मंच प्रदान किया जाए और भारत और ब्रिटेन के संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए कार्य किया जाए। वो संबंध प्रगाढ़ कैसे बनेंगे? प्रगाढ़ ऐसे बनेंगे क्योंकि भारतीय लोगों की ब्रिटिश सरकार से अनेकों शिकायतें हैं, तो वो उन शिकायतों को सरकार के संज्ञान में लाया जाए जिससे कि सरकार उन शिकायतों को दूर करे, जिससे भारतीय जनता की जो शिकायतें हैं वो दूर हो जाएं और वो और करीब से ब्रिटिश सरकार के साथ जुड़ सकें। इस रूप में भारत और ब्रिटेन के संबंध प्रगाढ़ बनेंगे। फिर इस सम्मेलन में 9 प्रस्ताव जो पारित हुए थे, उन प्रस्तावों को हम लोगों ने देखा था कि 9 प्रस्ताव, विशेषकर इन प्रस्तावों को ध्यान रखिएगा, इस सम्मेलन के प्रस्तावों को। इसमें कहा गया कि एक रॉयल कमीशन का गठन किया जाए जो भारतीय प्रशासन की जांच करे कि उसमें क्या कमियां हैं, उसके सुधार हेतु संस्तुति करे और उस आधार पर उसमें सुधार किया जाए। यह जो कमीशन हो वो ब्रिटिश संसद को अपनी रिपोर्ट करे। इसी प्रकार ये कहा गया कि इंडिया काउंसिल को समाप्त किया जाए और आयात कर जो नहीं लगाए गए हैं, आयात शुल्क फिर लगाया जाए। जिससे कि आयात शुल्क लगाने का मतलब क्या है? क्योंकि अगर आयात शुल्क नहीं लगाया जाता है तो जो आयातित वस्तुएं हैं वो आपकी
उन वस्तुओं से, आयातित वस्तुओं से भारतीय वस्तुएं प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगी। आयात शुल्क लगा दिया जाएगा तो इन वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाएगा, वैसे में भारतीय वस्तुएं इनसे प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। तो ये भारतीय उद्योग के हित में था और भारतीय कारीगरों के हित में था, इसलिए कहा गया कि आयात शुल्क लगाया जाए। साथ में ICS की बात थी। ICS पे एक दिन अलग से एक लेक्चर लेंगे कि ICS का पूरा इतिहास और वर्तमान स्वरूप में थोड़ा सा आपके सिविल के संदर्भ में। तो ICS के विषय में क्या कहा गया कि परीक्षा भारत और इंग्लैंड दोनों में एक साथ कराई जाए। यह परीक्षा सिर्फ इंग्लैंड में हो रही है, 1861 से हो रही है, तो भारत और इंग्लैंड में एक साथ कराई जाए। साथ ही जो आयु घटाकर 19 वर्ष की गई है, 1877 में इसकी आयु 19 वर्ष कर दी गई, 1861 में आयु मैक्सिमम आयु थी 22 वर्ष, 66 में ये कर दी गई 21 वर्ष और 77 में कर दी गई 19 वर्ष। तो इसको कहा जा रहा है कि इसको बढ़ाकर 23 वर्ष किया जाए। ठीक, वैसे ही कहा गया, एक प्रस्ताव पारित हुआ सैन्य खर्चे पर कि भारत सरकार का सैन्य खर्च बहुत ज़्यादा है, इस खर्च में कटौती की जाए। तो इसी प्रकार हम लोग 9 प्रस्तावों को देखे थे, कल लिखे भी थे। तो अब आया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस का गठन हुआ है, इस कांग्रेस के विषय में अन्य लोग क्या कहते हैं गठन के संदर्भ में। जैसे लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में लिखा कि ब्रिटिश सरकार को तहस नहस होने से, ब्रिटिश साम्राज्य को तहस नहस होने से बचाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के गठन में दिलचस्पी ली। यही बात कुल मिला के वेडरवन भी करते हैं। वो भी कहते हैं कि लिटन के कार्यकाल से विद्रोहों की संभावना बढ़ गई थी, तो इन विद्रोहों को रोकने के लिए एक सेफ्टी वाल्व की आवश्यकता थी। एक ऐसे सेफ्टी वाल्व की आवश्यकता थी कि जो अंदर आपके एक भाप बन रहा है, तो उसे अगर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिया जाएगा तो विस्फोट होगा। तो इस संगठन के माध्यम से भारतीयों के विचार सामने आ जाएंगे सरकार के, तो ब्रिटिश साम्राज्य बचा रहेगा। रजनीपाम दत्त भी इंडिया टुडे में इसी प्रकार की बातें करते हैं। और आपने उद्देश्यों में देखा भी कि भारत और ब्रिटेन के बीच संबंध को प्रगाढ़ करना है। अब दूसरा जो सम्मेलन इसका होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, यह दूसरा सम्मेलन, पहले सम्मेलन में ही एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि अगला सम्मेलन कलकत्ता में होगा, तो दूसरा सम्मेलन कलकत्ता में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। दादा भाई नौरोजी ने की। इस सम्मेलन में कुल आपके जो मेंबर्स हैं 434 मेंबर्स यानी प्रतिनिधि उपस्थित हैं। इस सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव पारित हुआ था वह था स्टैंडिंग कमेटियों के लेके। स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी मतलब अस्थाई प्रांतीय समितियां। अस्थाई प्रांतीय समितियां यानी कांग्रेस क्या कर रही है, साल एक वर्ष पर वह सम्मेलन कर रही है, लेकिन एक वर्ष बाद आप सम्मेलन करेंगे। जैसे यहाँ आपने 86 में सम्मेलन किया और एक वर्ष बाद दूसरा सम्मेलन करेंगे, इस एक वर्ष के बीच में क्या करेंगे? तो उसके लिए जो प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं उनके संदर्भ में अस्थाई प्रांतीय समितियों का गठन किया गया, जो एक वर्ष निरंतर सक्रिय बने रहेंगे विभिन्न क्षेत्रों में। इस दूसरे सम्मेलन में अब यह दूसरा सम्मेलन सफल कैसे होता? जब तक सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस सम्मेलन में भाग नहीं लेते तब तक यह सफल नहीं हो पाता। जब तक सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसमें भाग नहीं लेते तब तक सफल नहीं हो पाता। और पहले सम्मेलन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी भाग नहीं लिए हैं क्योंकि वो अपना इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, द्वितीय इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे थे 85 में, तो इस कारण से वो इसमें भाग नहीं लिए। तो ह्यूम ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी से मुलाकात की और इनको राजी किया कि आप और इंडियन एसोसिएशन दोनों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो जाएं। इस अनुरोध को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने मान लिया और इस दूसरे सम्मेलन में पहली बार सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने
हिस्सा लिया। और प्रत्येक सम्मेलन में यह देखा जाता है कि जहां सम्मेलन आयोजित होगा उस प्रेसिडेंसी के प्रतिनिधियों की संख्या अधिक होगी। जैसे पहले सम्मेलन जो आयोजित हुआ था बम्बई में, तो वहां बम्बई के प्रथम सम्मेलन में आपने देखा कि बम्बई के प्रतिनिधि कितने थे? बम्बई से 38 लोग थे। मद्रास से 72 में मद्रास से 21 लोग थे। आपने बंगाल से 3 लोग थे और उत्तर पश्चिम प्रांत तथा अवध से 7 लोग थे और पंजाब से 3 लोग थे। तो वैसे ही यहाँ भी बंगाल, अब इस बार कलकत्ता में आयोजित हो रहा है तो बंगाल प्रेसिडेंसी के लोगों की संख्या अधिक होगी। बंगाल के नेताओं ने यह प्रयास किया कि हम लोग एकजुट होकर इस सम्मेलन में भाग लें। एकजुट होकर क्यों भाग लें? क्योंकि दूसरे के बनाए द्वारा जो कार्यक्रम है उसके अनुसार हम लोग नहीं चलेंगे। इस सम्मेलन में सबकी बात सुनी जाए, सबके अनुसार कार्यक्रम बने, इसलिए उन लोगों ने एकजुट होकर इसमें भाग लिया। और इसी सम्मेलन में एक बात स्पष्ट हो गई कि ह्यूम का विरोध भी हो सकता है, और यहाँ विरोध भी हुआ। एक प्रस्ताव ह्यूम ने न्यायालयों संबंधी रखा था और उस प्रस्ताव का बंगाल प्रेसिडेंसी और महाराष्ट्र के नेताओं ने विरोध किया। हालांकि वो प्रस्ताव पारित हो गया, लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई कि विरोध होगा। आगे जैसा ह्यूम चाहेंगे वैसे कांग्रेस नहीं चलने वाली है। तीसरा सम्मेलन जो हुआ, तीसरा सम्मेलन आपका मद्रास में आयोजित हुआ और 1887 इस सम्मेलन की अध्यक्षता की प्रथम कांग्रेस सम्मेलनों की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम बदरुद्दीन तैयबजी इन्होंने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। मुस्लिम संगठन, विशेषकर अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में चल रहा था, उस आंदोलन ने कांग्रेस का विरोध किया था। इस विरोध के बावजूद भी निरंतर मुस्लिम सदस्यों की संख्या कांग्रेस में बढ़ रही थी। प्रथम सम्मेलन में 2 मेंबर्स थे मुस्लिम, द्वितीय सम्मेलन में 33 हुए, तृतीय सम्मेलन का अध्यक्ष ही मुस्लिम है। तो बदरुद्दीन तैयबजी इस तीसरे सम्मेलन के अध्यक्ष हैं। इस सम्मेलन के पहले कुछ खास बातें हुई। खास बात ये हुई कि वीर राघवाचारी द्वारा एक पुस्तिका प्रकाशित कराई गई। प्रश्नोत्तरी रूप में एक पुस्तिका प्रकाशित कराई गई। यह पुस्तिका जो प्रकाशित कराई गई थी, यह तमिल भाषा में और उर्दू में प्रकाशित कराई गई। तमिल भाषा में यह मद्रास के लिए प्रकाशित कराई गई और उर्दू में यह उत्तर पश्चिम प्रांत यानी आज के उत्तर प्रदेश के लिए यह प्रकाशित कराई गई। इसकी 30,000 प्रतियां लोगों में मुफ्त बांटी गई। ये 20,000 प्रतियां यहाँ पर लोगों में मुफ्त बांटी गई। इस पुस्तिका में लिखा क्या था? इस पुस्तिका में जो विधान परिषदें हैं, विधान परिषदों के विषय में लिखा गया था कि इनका विस्तार किया जाए, भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, इनमें निर्वाचन की प्रणाली अपनाई जाए। जैसा कि आपने देखा प्रथम सम्मेलन में ही एक प्रस्ताव पारित हुआ था निर्वाचन के संदर्भ में, तो इसमें विधान परिषदों की महत्ता आदि को बताया गया था। साथ में ब्रिटिश नौकरशाही की कड़ी आलोचना की गई थी। ब्रिटिश नौकरशाही की कड़ी आलोचना की गई थी। और इस पुस्तिका में जनता से एक अपील की गई थी कि आप कांग्रेस में
भाग लें, जनता से कांग्रेस में भाग लेने की अपील की गई थी। कांग्रेस में भाग लेने की अपील की गई थी। ब्रिटिश नौकरशाही को यह नागवार गुजरा, इसलिए क्योंकि ब्रिटिश नौकरशाही की यहाँ कड़ी आलोचना की जा रही है और साथ में यहाँ जनता से भाग लेने की अपील की जा रही है। यानी अब यह संगठन जनता के करीब जा रहा है। जनता के करीब ले जाने का प्रयास सबसे पहले इस संगठन को, कांग्रेस को जनता के करीब ले जाने का प्रयास 1887 मद्रास अधिवेशन में किया गया। इस तरह से तो नौकरशाही इस पर थोड़ी सी कुपित हुई। इसमें भी, इस सम्मेलन के लिए भी जो बड़े बड़े जमींदार थे उन लोगों ने चंदा दिया। माना जाता है कि दरभंगा के जो महाराजा थे वो प्रति वर्ष 10,000 रुपया कांग्रेस को चंदा दिया करते थे। यहाँ पर एक हुमायूं जहां नामक जमींदार थे, हुमायूं जहां बहादुर पूरा नाम इनका है। हुमायूं जहां बहादुर ने अपने 7 महलों में से 3 महल कांग्रेस के प्रतिनिधियों के ठहरने के लिए दिया था। 3 महल कांग्रेस के प्रतिनिधियों को ठहरने के लिए दिया था। यानी विभिन्न प्रांतों से प्रतिनिधि गए थे दूर दूर से, तो उन्हें कहाँ ठहराया जाए, तो इन्हें ठहरने की व्यवस्था हुमायूं जहां ने अपने महल में कराई। कुल प्रतिनिधियों की यहाँ संख्या 607 है। धीरे धीरे देखिए प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ रही है, 72 से अब 607 प्रतिनिधि हो गए। इस सम्मेलन में ह्यूम द्वारा कुछ प्रस्ताव रखे गए थे, जिनका ह्यूम द्वारा नहीं बल्कि ह्यूम के विरोध के बावजूद कुछ प्रस्ताव रखे गए और वो पारित हो गए। पहला प्रस्ताव जो था आर्म्स एक्ट हटाने की बात थी। इस आर्म्स एक्ट को आप जानते हैं कि लीटन के समय लाया गया था 78 में। तो इस आर्म्स एक्ट को हटाने के लिए एक प्रस्ताव आया, इसका विरोध ह्यूम ने किया इस सम्मेलन में, इसके बावजूद भी यह पारित हो गया। तो अब यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस किसी एक व्यक्ति के इशारे पर नहीं चलने वाली है। एक प्रस्ताव असम कुलियों की समस्याओं से संबंधित था। असम कुलियों यानी असम चाय के जो मजदूर थे उन्हें असम कुली कहा जाता था। असम कुलियों की समस्याओं से संबंधित था, लेकिन इस प्रस्ताव को नहीं रखने दिया गया, क्योंकि इसका कारण बताया गया कि यह एक प्रांतीय विषय है। यह प्रांतीय विषय है, इसलिए यहाँ इस पर चर्चा न हो। इस सम्मेलन में गोरक्षा संबंधी भी एक प्रस्ताव लाने का प्रयास किया गया था। गौरक्षा संबंधी भी एक प्रस्ताव लाने का प्रयास किया गया था, लेकिन इसे यह कहा गया कि यह धार्मिक मुद्दा है, इसे इस मंच पे न उठाया जाए। तो एक तरह से देखें तो कांग्रेस धर्म से थोड़ा सा अपने सम्मेलनों पे धर्म की चर्चा नहीं करना चाहती है, यानी अपने धर्मनिरपेक्ष छवि को बनाए रखने या धर्मनिरपेक्ष छवि बनाने का प्रयास करती है। तो वो आपको इस प्रस्ताव से दिख जाता है कि वो कहती है कि धार्मिक मामले हैं, इसको यहाँ ना उठाया जाए। तो ये 2-3 प्रस्ताव इस सम्मेलन के महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं। इसी सम्मेलन में पहली बार किसी स्थानीय भाषा में भाषण दिया गया, क्योंकि प्रारंभ में जितने भी सम्मेलन के प्रतिनिधि थे अधिकांशतया अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग थे, अंग्रेजी में भाषण होता था। लेकिन इसी सम्मेलन, मद्रास सम्मेलन में, तीसरे सम्मेलन में तमिल में पहली बार किसी स्थानीय भाषा में किसी प्रतिनिधि ने भाषण दिया था। वो थे तंजौर के म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट या कमिश्नर, म्यूनिसिपल कमिश्नर मुनक्षरी
तो मुनक्शरी ने पहली बार किस भाषा में भाषण दिया? अंग्रेजी नहीं जानते थे, तमिल भाषा में इन्होंने भाषण दिया। तो अब स्थानीय भाषा भी यानी अंग्रेजियत का प्रभाव भी धीरे धीरे अब कम हो रहा है। इस सम्मेलन में कहा जाता है कि जनता के करीब गया। जनता के करीब जाने का एक कारण और एक प्रमाण और है कि इस 607 प्रतिनिधियों में 93 रैयत थे। रैयत यानी किसान। अभी तक यह व्यापारियों, जमींदारों, वकीलों का संगठन था। अब इनकी संख्या भी, किसानों और अध्यापकों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो 97 के इस तीसरे 87 के इस तीसरे सम्मेलन के बाद चौथा सम्मेलन जो होना है वो होगा इलाहाबाद में। तो चौथा सम्मेलन का आयोजन स्थल, या सम्मेलन ना कहें आप के हैबिट में अधिवेशन है, तो चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित हुआ। और कब हुआ? 1888। अब कांग्रेस का विरोध बड़े जोर से हो रहा है, क्योंकि 1887 में आप देख रहे हैं कि 1887 में जो पर्चा, जो पुस्तिका छपवाई गई थी जिसमें ब्रिटिश नौकरशाही की घोर निंदा की गई थी, उससे लोग कुपित हैं। ब्रिटिश नौकरशाही विशेषकर कुपित है। तो ये इलाहाबाद में होना था, यानी उत्तर पश्चिम प्रांत में होना था। और उत्तर पश्चिम प्रांत के जो गवर्नर हैं ऑकलैंड कोलविन इस पर ऐतराज कर रहे हैं। ऑकलैंड कोलविन डफरिन को ये पुस्तिका भेजे कि देखिए इसमें क्या किया जा रहा है और ये लोग फिर अधिवेशन करने जा रहे हैं। तो डफरिन ने 1888 में ही कांग्रेस की पहली बार आलोचना की थी। कोलविन ने यह प्रयास किया कि इलाहाबाद में कांग्रेस को सम्मेलन करने के लिए कोई स्थान नहीं मिल पाए, कोई जगह इलाहाबाद में न मिले जिससे कि यह सम्मेलन इलाहाबाद में न हो पाए। तो एक तरफ तो ब्रिटिश सरकार इसका विरोध कर रही है और दूसरे इनके विरोधियों में हैं आपके सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां ने बंगाल से अब्दुल लतीफ को भी अपनी ओर मिला लिया था। जिनका मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी, इनकी एक सोसाइटी थी और बंगाल में पुनर्जागरण के लिए जानी जाती थी। तो इनकी सोसाइटी का नाम था मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी। तो इनको भी अपनी ओर मिला लिया था। साथ में बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे, ये भी कांग्रेस के विरोध में है। बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो बंगाल में थी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, यह भी कांग्रेस का विरोध कर रही है। साथ में पारसी भी विरोध कर रहे हैं। पेटिट के नेतृत्व में पारसी भी विद्रोह कर रहे हैं। तो सरकार ने मुस्लिमों को और पारसियों को कांग्रेस से दूर ले जाने का प्रयास किया। इसी सम्मेलन के दौरान यह सम्मेलन इलाहाबाद में आयोजित होना था और सर सैयद अहमद खां का जो आंदोलन चल रहा था वो अलीगढ़ में चल रहा था। तो उत्तर पश्चिम प्रांत में ये अपना प्रभाव मानते थे। तो इनको ये लगा कि हमारे प्रभाव में ये दखल देगी कांग्रेस यहाँ इलाहाबाद में सम्मेलन करके। तो इन्होंने इसका घोर विरोध किया। सरकार को पत्र भी लिखा कि भारत में 2 कौमें हैं, सरकार को एक कौम की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए।
ये यहाँ का पारसियों का जो एक पत्र है जिसको आप पहले से देख चुके हैं, वो रहनुमाए मजदायसन जो पारसियों के लिए एक सुधार आंदोलन चल रहा था, उसका पत्र था रास्त गुफ्तार। तो रास्त गुफ्तार में पारसियों से यह अपील की गई थी कि वो कांग्रेस सम्मेलन में भाग न लें। इन सब के बावजूद भी कांग्रेस सम्मेलन में 1248 लोग भाग लिए। यहाँ अब प्रतिनिधियों की संख्या आपकी 607 से 1248 हो गई। इसमें मुस्लिमों की भी एक बड़ी संख्या शामिल थी। हालांकि सरकार ने और सर सैयद अहमद खान ने बदरुद्दीन तैयब जी को भी अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मिले। इस सम्मेलन के स्थल के विषय में अब स्थल मिल नहीं रहा था, कोई जगह मिल नहीं रही थी। तो अंत में दरभंगा के महाराजा ने यहाँ लाउदर हाउस खरीद कर कांग्रेस को दे दिया। तो यहीं पर लोथर या लाउदर हाउस, इसी को कहीं कहीं आपको लोथर हाउस भी मिलेगा, तो इसको खरीद कर उन्होंने दे दिया और यहीं पर यह सम्मेलन आयोजित हुआ सिविल लाइन क्षेत्र में, यानी सरकार के एकदम नाक के नीचे यह सम्मेलन हुआ। और इस सम्मेलन को कोलविन देख नहीं पाए तो उस दिन इलाहाबाद से दूर रहे। इस सम्मेलन में पहली बार लाला लाजपत राय ने भाग लिया। लाला लाजपत राय इस सम्मेलन में पहला सम्मेलन था जिसमें लाला लाजपत राय ने भाग लिया। वो था चौथा कांग्रेस अधिवेशन इलाहाबाद का। इसमें उन्होंने भाग लिया और हिंदी में भाषण किया, हिंदी में भाषण दिए। जनता से चंदा लेने की भी बात की गई। चंदा पहले जमींदार और व्यापारी ये लोग देते थे, अब जनता भी कांग्रेस को चंदा दे रही है। तो एक बड़ी राशि, एक बड़ी रकम जनता से भी इस सम्मेलन में मिली। तो ये चौथा जो सम्मेलन है और इसके अध्यक्ष सम्मेलन के कांग्रेस ने जब देखा कि विरोध हो रहा है ब्रिटिश सरकार द्वारा ही, तो उसने वेडरवन को अध्यक्ष बना दिया। कहा कि वेडरवन को अध्यक्ष बना दिया। कहा आप अध्यक्ष बनिए। तो इस तरह से वेडरवन को अध्यक्ष कर रहे हैं। यहाँ अध्यक्ष बने आपके जारजूल, ये भी आपके क्या थे, यूरोपियन थे और कलकत्ता के एक बड़े व्यापारी थे। वेडरवन तो न्यायाधीश थे, वो बाद में बनते हैं बम्बई अधिवेशन में। ये कलकत्ता के एक बड़े व्यापारी हैं और यूरोपियन हैं। तो कांग्रेस ने यहाँ भी अध्यक्ष बनाने में भी चाल चली कि लाओ एक यूरोपियन को ही अध्यक्ष बनाते हैं। लेकिन ये जो विरोध, इतने जो विरोध हुए हैं, इस अधिवेशन में शिव प्रसाद ने क्या किया कि ये अधिवेशन में बाहर से विरोध नहीं किया, अधिवेशन में शामिल हुए और वहाँ भाषण भी इन्होंने दिया। अधिवेशन में शामिल हुए, भाषण दिए, मंच से कांग्रेस को भला बुरा कहे और भला बुरा कह के चले गए। हालांकि इनकी बाद में बड़ी फजीहत हुई। उस समय कांग्रेस के नेताओं ने, प्रमुख नेताओं ने जनता को रोकने का भी प्रयास किया, क्योंकि वहाँ हिंसा न हो, इन्हें अपनी बात कहने दिया गया। तो कांग्रेस को भला बुरा कह के वहाँ से, मंच से भला बुरा कहने का कार्य शिव प्रसाद ने किया था। इस प्रकार से अपना विरोध इन्होंने किया था। अब इस सम्मेलन में इतने विरोध जो हो रहे हैं, सर सैयद अहमद खान सिर्फ इसी से संतुष्ट नहीं थे। सर सैयद अहमद खान ने विभिन्न संगठनों का भी निर्माण किया जो कांग्रेस के विरोध में थे। कांग्रेस का जब गठन हुआ तभी इन्होंने एक संगठन गठित किया था, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन किया था। और वो कॉन्फ्रेंस कब होती थी? जब कांग्रेस का सम्मेलन होना होता था। कांग्रेस का सम्मेलन कब होता था? दिसंबर महीने में लगभग। उसी समय इनका भी कॉन्फ्रेंस होता था और जहां कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस होता था उससे बहुत दूर होता था, जैसे इस बार लाहौर में हुआ।
तो ये इसलिए किया जाता था कि मुस्लिम कांग्रेस में भाग न लें। इससे भी बात नहीं बनी तो इन्होंने 1888 में इस अधिवेशन के होने के 4 महीना पहले इन्होंने यूनाइटेड पेट्रियोटिक डिफेंस एसोसिएशन का गठन किया, जिसमें उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य ये था कि जो लोग कांग्रेस, हिंदू और मुस्लिम सभी को कांग्रेस से दूर रखा जाए, और इसमें विशेषकर आपके जमींदार वर्ग था, तो उन्हें कांग्रेस से दूर रखने का प्रयास किया गया। और फिर आपने देखा कि सर सैयद अहमद खां धार्मिक सुधार में हम लोग देख चुके थे कि इससे भी बात नहीं बनी, तो उन्होंने अलग से एक मोहम्मदन डिफेंस एसोसिएशन ऑफ अपर इंडिया की स्थापना की थी, केवल मुस्लिमों को रोका जाए कांग्रेस में जाने से। तो इस तरह की गतिविधियां यहाँ चल रही हैं। सरकार भी इनकी आलोचना कर रही है। 88 में ही डफरिन ने सेंट एंड्रूज के भोज के समय कांग्रेस के विषय में कहा था कि कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस सूर्य के रथ पर चढ़ने का प्रयास कर रही है, और एक अनजाने में नहीं बल्कि एक उसके लिए एक शब्द होता है कि वो आसमां में छलांग लगाने का प्रयास कर रही है, छलांग लगाने का प्रयास कर रही है। तो कांग्रेस को इन्होंने कहा कि सूर्य के रथ पर चढ़ने का प्रयास कर रही है, कि रथ पर चढ़ने का प्रयास कर रही है, और ये छलांग लगाने का प्रयास कर रही है। कहाँ छलांग लगाने का? जो चीज जानती नहीं है, जहां जाया नहीं जा सकता, वहां भी छलांग लगाने का प्रयास कर रही है। तो ये 2 कथन आपके डफरिन के हैं, वो 1888 में कांग्रेस के विरुद्ध दिए गए थे। फिर डफरिन ने आगे कहा कि कांग्रेस जो है अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, अति अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस जो ये दावा कर रही है कि वो भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर रही है, तो भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है, बल्कि अति अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है। वह न तो रईसों का प्रतिनिधित्व कर पा रही है, न ही अन्य बहुसंख्यक जो जनता है उसका प्रतिनिधित्व कर पाती है, न तो उसके मामलों को उनके साथ सहानुभूति रख पाती है, और न ही उनके मामलों को समझ पाती है। तो यह बात भी डफरिन ने कहा था। तो डफरिन ने ही कहा था कि कांग्रेस क्या करती है? कांग्रेस अति अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। तो 88 में सरकार का रुख आकर कांग्रेस के प्रति बदल गया। बदलने के पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि डफरिन कह रहे हैं कि ये अति अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, और बहुसंख्यकों की सहानुभूति और उनकी आवश्यकताओं, उनके साथ सहानुभूति भी नहीं रखती, और उनकी आवश्यकताओं को भी नहीं जानती। समस्या यही थी, क्योंकि कांग्रेस 1887 से अब जनता के करीब जा रही है, और सरकार चाह नहीं रही है कि वो जनता के करीब जाए। अगर जनता के करीब वो नहीं जाती तब तो ठीक था, जैसा ये चाहते थे कि वर्ष में एक बार आप सम्मेलन करिए, बस उतने तक सीमित रहिए। डफरिन ने यह भी कहा था कि हमें इस सम्मेलन से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत उस साल भर होने वाले प्रचार से है जो इनके लोग घूम घूम के करते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के सिद्धांत बताए जाते हैं, और सिद्धांत कैसे बताए जाते हैं? सरकार के विरुद्ध बताए जाते हैं। तो उससे इनको चिंता थी। 1888 के पहले सरकार क्या कर रही है? कांग्रेस के साथ है। जैसा कि आपने देखा भी 1888 के पहले सरकार के साथ है। जो दूसरा सम्मेलन हुआ था कलकत्ता में, तो वहां डफरिन गवर्नर जनरल हैं। तो डफरिन ने कांग्रेस के जो प्रतिनिधि आए थे उन्हें भोज पर बुलाया था। हालांकि यह स्पष्ट कर दिया था कि आप कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, इसलिए नहीं बुलाया जा रहा है, बल्कि आप लोग देश के गणमान्य व्यक्ति हैं, इसलिए मैं बुला रहा हूं। और उस भोज में भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी को नहीं बुलाया गया था, सुरेंद्र नाथ से परहेज किया गया था। फिर जब 1887 वाला अधिवेशन हुआ तो वहां पर भी कोनमेयर, मद्रास के उस समय गवर्नर कौन थे? कोनमेयर थे।
तो मद्रास वाले सम्मेलन में भी कौन मेयर ने इन्हें गार्डन पार्टी में बुलाया था, एक गार्डन पार्टी दी थी जो प्रतिनिधि आए थे उनको। तो अभी दूसरे और तीसरे में तो ये लोग गार्डन पार्टियां दे रहे हैं, और चौथे में आकर ये प्रयास किया जा रहा है कि जगह ही न मिले जिससे सम्मेलन हो सके। ठीक, अब कांग्रेस के नेताओं को भी थोड़ा सा डर हुआ कि ऐसा न हो कि कांग्रेस के विरुद्ध सरकार चली जाए। तो बदरुद्दीन तैयब जी ने ह्यूम को एक पत्र लिखा कि ऐसा है कि अगले 5 साल तक कांग्रेस के अधिवेशन स्थगित कर दिए जाएं। उन्होंने कहा कि सिर्फ ये मेरा विचार ही नहीं है, बल्कि मेहता और तेलंग भी यही चाहते हैं। हालांकि सम्मेलन स्थगित नहीं हुए, अगला सम्मेलन बंबई में हुआ, 89 में बेडरवेन उसके अध्यक्ष बनाए गए। लेकिन अब इसी समय 88 दिसंबर में यह सम्मेलन हुआ और जुलाई 89 में एक कांग्रेस की एक ब्रिटिश कमेटी लंदन में बनाई गई। अब कांग्रेस सदस्यों, कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं, नेता हैं, उनका मानना था कि हम लोग थोड़ा सा यहाँ प्रचार कम कर दें और अपने प्रचार को ब्रिटेन में बढ़ा दें, लंदन में बढ़ा दें। तो ह्यूम डफरिन को जो यह इस बात से एतराज़ था कि ये साल भर जो प्रचार कार्य करते हैं घूम घूम के लोग, इससे उनको एतराज़ था। तो कांग्रेस के नेताओं ने यह सोचा कि हम लोग अपना प्रचार ब्रिटेन में करें, यानी ब्रिटिश लोगों को ये बताने का, कांग्रेस के जो विचार है, विचारधारा है, उसको बताने का प्रयास करें। इसके लिए ब्रिटिश कमेटी का गठन 1889 में कर दिया गया। और इस 89 की कमेटी का मुख्य मकसद क्या था? वहाँ ब्रिटेन में कांग्रेस की विचारधाराओं का प्रचार करना, वहाँ बताना लोगों को। और इस कमेटी के मेंबर्स कौन कौन होंगे, इसको तय किया गया वही बम्बई अधिवेशन में। 89 का जो बम्बई अधिवेशन हुआ था, उसमें इसके सदस्यों, इसमें कौन कौन लोग होंगे कमेटी में, इस कमेटी के सचिव आपके डिग्बी बनाए गए थे। और जो विभिन्न लोग थे इसमें, उसमें आपके वेडरबर्न थे, यूल थे, और आपके एलिस थे, केन थे। तो इन लोगों को सदस्य बनाया गया था। और साथ में 89 अधिवेशन में ही एक प्रस्ताव पारित किया गया कि ब्रिटेन में कुछ भारतीयों को प्रचार के लिए भेजा जाए। तो प्रचार के लिए कुछ भारतीयों को भेजा जाना था, जिसमें आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, मेहता थे, उमेश चंद बनर्जी थे, इस तरह के लोग थे। फिर आपके ह्यूम थे, यूल थे। तो इन लोगों की एक ग्रुप बनाकर इन्हें ब्रिटेन भेजना था और वहाँ इन्हें रहकर प्रचार करना था कांग्रेस की विचारधाराओं का। तो इनकी बातें, चौथे अधिवेशन के बाद की बातें, और कांग्रेस किस तरह से उदारवाद हो रही है, उदारवादी ये जो नेता हैं, इनकी अन्य विचारधाराएं क्या हैं, और फिर कांग्रेस में जो उग्रपंथी विचारधारा अब धीरे धीरे 90 के बाद शुरू होगी, तो उसको देखा जाएगा। तो आज की जो बातें हैं और आज के जो तथ्य हैं आपके सामने, उम्मीद है कि आप इसे ढंग से समझ लिए हैं। फिर कल 5वें अधिवेशन से। धन्यवाद।